चलिए आज हम जो लेकर आए हैं साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी, जिसको हम लोग बिहेवियर साइंस बोलते हैं, फर्स्ट ईयर का है। यहाँ पे जो है हम लोग 60 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, एमसीक्यू, ठीक है, जो आपको हर एक जो है एग्जाम में मदद करेगा। फर्स्ट ईयर का है तो जीएनएम में मदद करेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा कारक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है, मतलब कौन सा ऐसे कारक है जो कि सीखने को प्रभावित करता है, ठीक है। तो देखिए, बुद्धि तो आपको बढ़ाता है, सीखने को कोई भी चीज़ को बुद्धि से सीखा जा सकता है। ध्यान भंग, डिस्ट्रैक्शन क्या सीखने को बढ़ावा देता है? नहीं देता, ये सीखने को घटाएगा ध्यान भंग से, ठीक है। प्रेरणा से लोग सीखता है, सही बात है। अच्छा स्वास्थ्य सीखने में मदद करता है, बिल्कुल सही है, बट जो है बी नंबर इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दिया? देखिए, मनोविश्लेषण मतलब मन के जो विश्लेषण है, इसका सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने, मर्फी ने, विलियम्स जेम्स ने और एल्फ्रेड एल्डर ने। किसने दिया? तो देखिए, जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, साइको एनालिटिक जो थ्योरी है, इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने दिया, ठीक है। आप सभी से फिलअप में पूछेगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आइस वर्ग, ठीक है, आइस वर्ग सिद्धांत व मन संरचना मॉडल किसने परिभाषित किया? तो आप लोग जानते हैं, हम जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चन दिखाए थे, जहाँ पे ईगो, ईद और सुपर ईगो पढ़ाए थे, मन संरचना, या उसी को सिगमंड फ्रायड का संरचना कहते हैं। तो आइस वर्ग सिद्धांत और मन संरचना मॉडल दोनों जो है किसने दिया? मर्फी, अरस्तु, सिगमंड फ्रायड, दरकार्ते। तो किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखिएगा, क्या प्रश्न है? इनमें से किसने मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में माना? आत्मा के रूप में किसने माना? अरस्तु, देकार्ते, प्लेटो या इनमें से सभी? किन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, यह एक आत्मा के रूप में, समझ गए? किसने कहा? तो इनमें से अरस्तु ने भी कहा, देकार्ते भी ने कहा और प्लेटो ने, इन्हों तीनों ने जो है कहा कि मनोविज्ञान आत्मा के रूप में है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिएगा, कितना शानदार प्रश्न है। ईदम को किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? देखिए, हम आप लोग को पढ़ाए थे, ईदम जो है क्या है? ईदम जो है आपको प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, खुशी के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। हम आप लोग को जब लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी वाला इसका पढ़ाए थे, तो वहाँ पर बताए थे कि जो खुश का सिद्धांत होता है, खुशी का, वही जो है आपका ID होता है, जिसको हम लोग ईदम बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6ठा नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि मन का सबसे बड़ा गोदाम है, मतलब मन का जो है सबसे बड़ा गोदाम कहाँ पे पाया जाता है? चेतन मन, कॉन्शियस मन, ठीक है, अचेतन मन मतलब सब कॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन मतलब अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, और अचेतन मतलब है सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अर्ध चेतन मतलब अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है सबसे ज़्यादा बड़ा गोदाम होता है मन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा, इनमें से क्या एक दूसरे को भिन्न करती है? इनमें से जो है कौन सा एक दूसरे को भिन्न करती है, बताना है। जानकारी, लर्निंग, व्यक्तित्व, स्मृति, संवेग। देखिए, तो देखिए कहीं ना कहीं जो आपका जानकारी है, ये आपका स्मृति है और आपका इमोशन है, ये तीनों कहीं ना कहीं रिलेटेड है एक दूसरे से। बट ये जो व्यक्तित्व है, किसी व्यक्ति के बारे में, उसके गुण के बारे में व्याख्या करता है, तो ये पर्सनालिटी जो है भिन्न हो जाएगा ये तीनों से, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 8वां है कि थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट का प्रतिपादन किसने किया? TAT, टैट का जो आपका टैट होता है, टैट जो है मतलब थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट जो है, इसका प्रतिपादन किसने किया? हरमन श्रेरसा, क्रो एंड क्रो ने, मार्गन व मूरे ने, सिगमंड फ्रायर ने। तो जो मार्गन व मूरे थे, इन्होंने थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट का प्रतिपादन किया। किसने? मार्गन एवं मूरे ने, समझ गए, याद रखिएगा, मार्गन एवं मूरे, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। व्यक्ति की स्मृति में कमी का अनुभव क्या कहलाता है? एलोपेशिया, एमनेसिया, एनोरेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एमनेसिया जो होता है क्या कहलाता है आपका? ये जो है आपका कहलाता है स्मृति में कमी। एमनेसिया जो होता है स्मृति में लॉस होता है, तो उसे एमनेसिया कहते हैं। एलोपेशिया होता है बालों का झड़ना, ठीक है, और एनोरेक्सिया होता है कि भूख में कमी, समझ गए, तीनों के बारे में समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है।
प्रश्न क्या है यहाँ पे, प्रश्न आप लोग देखिए, प्रश्न है आवश्यकता को पदानुक्रम किसने किया। तो देखिए आप लोग को ये भी पता है कि आवश्यकता का पदानुक्रम जो है या मौसले का पदानुक्रम, समझ गए, वही चीज़ें हैं। तो मौसले का आवश्यकताओं का पदानुक्रम मौसले ने दिया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगर वास्तविक आयु मानसिक आयु बराबर है तो आयु क्या होगा। देखिए अगर वास्तविक आयु और मानसिक आयु, ठीक है, देखिए नहीं होता, आप लोग देखते होइएगा कभी कभी कहता है डॉक्टरी भाषा में कि ये जो बच्चा है अपने उम्र से एक साल पीछे चल रहा है, मतलब इसका जो माइंड है अपने उम्र से जो है 1 साल पीछे चल रहा है। तो ऐसे कहता है ना, तो वो तो पीछे हो गया, लेकिन अगर उम्र भी और आपका देखिए उम्र भी और मानसिक आयु दोनों अगर ठीक ठाक चल रहा है, बराबर चल रहा है, तो आईक्यू लेवल उसका कितना होना चाहिए, लगभग 100 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा कारक व्यक्ति के अवबोधन को प्रभावित करता, मतलब परसेप्शन को प्रभावित करता, सीखना, आवश्यकता, व्यक्ति की मनोदशा और उपरोक्त सभी। कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो व्यक्ति के अवबोधन परसेप्शन को जो है क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। तो सीखना भी प्रभावित करता है, आवश्यकता भी प्रभावित करता है और व्यक्ति की मनोदशा भी प्रभावित करता है, इसलिए इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। किसी विशेष वस्तु पर अपनी इच्छा से ध्यान लगाने को कहते हैं। देखिए किसी विशेष वस्तु पर अपनी इच्छा से ध्यान लगाने को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, हैबिचुअल, इनमें से कोई नहीं। तो अपनी इच्छा से ध्यान लगाएंगे तो वॉलेंटरी होगा, मतलब ऐच्छिक होगा। और आप लोग इंटेंशन वाला में देखे होंगे कि इनवॉलेंटरी होता है, वॉलेंटरी ध्यान होता है, तो ध्यान वाला में आप लोग देखे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी कब तक रहती है। देखिए लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होता है, दिन, महीने, वर्ष, कितने दिन तक रहती है, तो सभी में दिन तक भी रह सकता है, महीने तक भी, वर्षों तक भी लॉन्ग टर्म मेमोरी रह सकता है, ठीक है, समझ गए, इसलिए सभी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है देख लीजिए, मौसले के अनुसार व्यक्ति की सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता क्या है। देखिए मौसले ने जो बताया, मौसले ने जो पदानुक्रम का जो आवश्यकता है मौसले का, उसमें मौसले ने क्या कहा कि व्यक्ति के सबसे जो हाई लेवल का जो डिमांड है, जो नीड है, वो क्या है, कौन सा है, जिससे व्यक्ति का सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता होता है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सुरक्षा की अवस्था, भौतिक अवस्था, प्यार व अपनापन की आवश्यकता। तो क्या चीज़ है जो कि सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता होता है व्यक्ति का, तो है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, समझ गए। आत्मसिद्धि की आवश्यकता सबसे जो है उच्च स्तरीय होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, 3 माह की आयु तक इनमें से किस संवेग का उत्पत्ति नहीं होता है। देखिए 3 माह की आयु तक इनमें से किस संवेग का उत्पत्ति नहीं होता है, उत्तेजना, ठीक है, कष्ट, घृणा, आनंद। तो देखिए जो 3 माह तक जो आयु होता है, बच्चा होता है, उसमें घृणा, जीलियस का जो है, जीलियस का कोई जो है उसमें ऐसा संवेग उत्पन्न नहीं होता। बच्चा में क्या जलन आएगा, लेकिन बच्चा में उत्तेजना, एक्साइटमेंट आता है, कष्ट होता है बच्चा को, उसके बाद आनंद बच्चा लेता है, हंसता है, तो ठीक है। लेकिन घृणा क्या आएगा, अभी तो 3 माह का बच्चे है, इसलिए 3 माह तक इसमें घृणा का कोई संबंध नहीं होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा तनाव व्यक्ति के लिए लाभदायक रहता है। देखिए कौन सा तनाव जो है व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। तनाव कहा जाए तो स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस, निगेटिव, पॉजिटिव, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी चीज़ का जो निगेटिव होता है वो खतरनाक होता है व्यक्ति के लिए, बट जो पॉजिटिव चीज़ें होता है, जो इसके लेने से लाभ हो सकता है, तो वो आपका पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस जो है लोगों के लिए सकारात्मक होता है, जिससे जो है क्या करता है, लोग अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, समझ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या है। तो आप लोग जानते हैं मानसिक रूप से व्यक्ति वो हर चीज़ें कर सकता है, हर सिचुएशन में हर चीज़ों को हैंडल कर सकता है, इसलिए उसमें आत्ममूल्यांकन का भी क्षमता होता है, बिल्कुल सही। प्रतिकूल परिस्थितियों में सामंजस्यशीलता, मतलब उसके विपरीत अगर कोई परिस्थिति है उसमें भी वो एडजस्टमेंट बना लेता है, ठीक है। यौन संबंधी परिपक्वता, उसमें जो है सेक्सुअल जो रिलेशन होता है उसमें मैच्योरिटी होता है, ठीक है। और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किससे तनाव कम होता है। इनमें से जो है किससे जो है तनाव कम होता है। देखिए क्या ध्यान लगाने से तनाव कम होता है, बिल्कुल। शारीरिक व्यायाम करने से तनाव कम होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद होता है
योग निद्रा मतलब अच्छे से नींद लेने से जो है तनाव कम होता है, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि मेडिटेशन से भी, ध्यान लगाने से भी जो है, अगर आप किसी चीज़ से अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव है तो आप अपना ध्यान कहीं और भटका लेते हैं और कहीं ध्यान लगाते हैं, तो इससे जो है क्या होता है, आपका तनाव कुछ जो है ज़रूर कम होता है। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ तक देखते हैं, 20 प्रश्न है। इनमें से कौन सा मानसिक क्रियाओं का शारीरिक दुष्प्रभाव है? समझ गए। देखिए, इनमें से क्या मानसिक क्रियाओं का शरीर पर दुष्प्रभाव है? इनमें से जो कौन सा मानसिक क्रिया है जो शरीर पर दुष्प्रभाव छोड़ता है? ठीक है, शारीरिक थकान, तो इससे भी मानसिक प्रॉब्लम होता है। चिड़चिड़ापन, बिल्कुल सही है। उच्च रक्तचाप, बिल्कुल सही है। इसलिए ये सभी जो है आपके शारीरिक क्रिया है और ये मानसिक पर भी प्रभाव देता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, समाजशास्त्र के जनक किसने कौन सा है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगस्ट काम्टे, मैक्स वेबर, सिगमंड फ्रायड, ग्रेडिन्स। तो कौन है समाजशास्त्र के जनक? तो समाजशास्त्र के जनक जो है अगस्ट काम्टे है। एक क्वेश्चन जो है शायद इस बार या पिछले बार जो है पूछा गया था एग्जाम में जीएनएम के फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो याद रख लीजिए अगस्ट काम्टे। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इनमें से क्या व्यक्ति का मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार क्या है आप लोग जानते हैं, हम पढ़ा चुके हैं। धार्मिक का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल सही है। समानता का अधिकार, बिल्कुल सही है। और उपरोक्त सभी, तो सभी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार इसमें ये तीनों हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से क्या द्वितीयक समूह नहीं है? समुदाय, राष्ट्र, परिवार, श्रमिक संघ और परिवार। मैंने समुदाय भी पढ़ाया था आप लोग को। तो प्राथमिक समूह जो होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका परिवार होगा, सबसे छोटा यूनिट होता है। इसमें जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो प्राथमिक समूह होगा, लेकिन जो है परिवार जो है सबसे छोटा है, इसलिए जो है प्राथमिक समूह हो जाएगा। अगर इसमें परिवार नहीं रहता, अगर यहाँ पे जो है सैनिक का समूह रहता और समुदाय रहता, तो समुदाय इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे जो छोटा होता है वो समुदाय ही होता। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका कि एक महिला एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह क्या कहलाती है? तो वो जो है बहुपति विवाह कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पति होगा वो एक महिला का अधिक पति होगा, इसलिए बहुपति विवाह होगा और उसे जो हम लोग पॉलीएंड्री बोलते हैं। समझ गए। एकल विवाह होता है जब एक स्त्री एक पुरुष से शादी करे या एक पुरुष एक स्त्री से शादी करे, तो मोनोगामी होता है। समूह विवाह जो ग्रुप में विवाह होता है। बहुपति मतलब बहुत पति होता है एक महिला का। बहुपत्नी, अब एक जो पुरुष होता है वो उसका अनेक पत्नी होता है, तो बहुपत्नी विवाह होता है। समझ गए, जिसको पॉलीगैमी कहते हैं और पॉलीएंड्री बहुपति। समझ गए। चलिए 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि एक पुरुष एक स्त्री का विवाह क्या कहलाता है? तो वह एकल विवाह मोनोगामी कहलाता है, ऊपर हम बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे 26 नंबर देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। इनमें से क्या भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? तो मैं आप लोग को पढ़ाया था कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया और इससे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार से हटाकर। समझ गए। बाकी सूचना का अधिकार, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार और समानता का अधिकार, ये सब जो है आपका एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपका इनमें से क्या ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय है? तो आप लोग जानते हैं ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि ही है। ठीक है, राइट आंसर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। समाज का सबसे छोटा समूह क्या है? परिवार, समुदाय, समूह, इनमें से कोई नहीं। तो परिवार जो है सबसे छोटा समूह होता है समाज का। समझ गए। चलिए उससे छोटा कौन सा होगा? समुदाय होगा। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? ये भी क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया था राजस्थान में और यूपी में भी पूछा गया था कि जो है समाज संबंधों का जाल है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो ये आपका जो है मैकावेयर और पेज ने कहा था कि जो है समाज एक संबंधिक संबंधों का जाल है। समझ गए। तो मैकावेयर एवं पेज के अनुसार। समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कितना शानदार प्रश्न है। इनमें से नगरीय समुदाय की विशेषता है, इनमें से कौन एक नगरीय समुदाय का शहरी मतलब शहरी समुदाय का विशेषता है? तो मैं शहरी नगरी दोनों पढ़ा चुका हूँ, दोनों का विशेषता तो देख लीजिए। एकल परिवार जो कि होता है ये भी एक सही है। ठीक है, व्यापार और नौकरियों की बहुलता शहर में ये चीज़ होता है, बिल्कुल सही है। अधिक जनसंख्या घना, तो ये भी सही है, इसलिए सभी सही हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं
31 नंबर प्रश्न है, ठीक है। देखिए, भारत में सामाजिक स्थिरीकरण का परंपरागत अधिकार है, मतलब भारत में जो सामाजिक स्थिरीकरण हो रहा है इसका जो है परंपरागत आधार क्या है? जाति, धर्म, भाषा, वर्ग। क्या है? जाति है, समझ गए। चलिए, जाति के आधार पर लोग जो है स्तर बांटते हैं ग्राम समाज में, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट है प्राथमिक समूह का उदाहरण है परिवार, पड़ोस, राजनीतिक दल। कौन सा? तो देखिए, परिवार और पड़ोस, पड़ोस में भी कोई होगा तो परिवार ही होगा, और एक अपना परिवार, यानी दोनों जो है आपका क्या होगा? वो आपका प्राथमिक समूह का एक उदाहरण होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। राजनीतिक दल कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक समूह का उदाहरण, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखिएगा, जब एक ही स्त्री के दो या अधिक पति हो, वे आपस में भाई भाई हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जब भाई भाई वाला पति हो, मतलब इधर से दो पति जो हो दोनों भाई हो, तो वो कौन सा है? भ्राता पति विवाह होता है, समझ गए। भ्राता संबंधी बहुपति विवाह होता है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर भ्राता, मतलब भाई है और बहुपति है, यानी एक महिला का दो पति भी है, इसलिए बहुपति है, विवाह होता है, समझ गए। चलिए, ये चीज़ समझेगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनमें से क्या परिवार के सबसे छोटा रूप है? परिवार का सबसे छोटा रूप क्या है? संयुक्त परिवार, गलत है। विस्तृत परिवार, ये भी गलत है। एकल परिवार, हाँ ये सही है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए इधर 35 नंबर सवाल है, ग्रामीण समुदाय में महिलाओं को निम्नतर स्थिति का कारण क्या है? मतलब ग्रामीण गांव के इलाके में महिलाओं का स्थिति जो है अभी भी निम्न बना हुआ है, नीचा है। क्यों? तो निम्न शिक्षा स्तर, सही है। आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भरता, बिल्कुल सही है, मतलब स्त्री जो है पुरुष पर निर्भर है, सही बात है। बाल विवाह, ये भी सही है, और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सही हो जाएगा, जिसके कारण महिलाओं का स्थिति जो है कमज़ोर है ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। व्यक्ति पर वातावरण का प्रभाव किस अवस्था में पड़ता है? मतलब जो व्यक्ति होता है, पर्यावरण का अवस्था उसके किस स्थिति में पड़ता है, कब पड़ता है? या बाल अवस्था में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बीच का क्वेश्चन आपका छूट चुका है, तो उसके लिए सॉरी, ये 2-4 क्वेश्चन आपका यहाँ पे छूट चुका है, ठीक है। चलिए, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पर चलते हैं, सीधा 42 नंबर पर चलते हैं, देख लीजिए। चलिए, इनमें से कौन सी सकारात्मक संवेदना नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सकारात्मक संवेदना, मतलब जो है पॉजिटिव संवेदना नहीं है? ममता, लगाव, क्रोध, मनोरंजन, जिज्ञासा, ठीक है। तो क्रोध जो है आपका सकारात्मक नहीं होता है, ये नकारात्मक होता है, इससे गुस्सा ही आता है, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का मूल तत्व नहीं है? समुदाय के मूल तत्व कौन नहीं है? पर्यावरण के साथ संबंध, ठीक है, कानून बाध्यता, क्षेत्र के साथ संबंध, मनोवैज्ञानिक संबाधना। तो देखिए, कानून का बाध्यता, लीगल बाइंडिंग, तो लीगल जो बाइंडिंग होता है, कानून बाध्यता, ये आपका समुदाय का मूल जो है तत्व नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, कानून का जो है कोई बाध्यता यहाँ पे नहीं है, इसका काम नहीं है यहाँ पे, समझ गए। चलिए, हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए, समाजशास्त्र का अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ। ये भी क्वेश्चन इस बार जो है यूपी में पूछा गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ, तो 18 मई 1955 में यूपी में इस बार ये पूछा गया था, ठीक है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 डेट के साथ पूछा गया था, इसलिए ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत विकसित किया गया। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है साइकोलॉजिस्ट थ्योरी जो है विकसित किया गया जीन पिजेट के द्वारा, एरिक एरिक्सन के द्वारा, मेलियू के द्वारा, डॉक्टर कार्ल जी के द्वारा। तो जो है आपका मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है, साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजिकल जो थ्योरी है, ये आपका एरिक एरिक्सन के द्वारा जो है से प्रस्तुत विकास किया गया, समझ गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पशु के व्यवहार से संबंधित मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? आप जो लोग मनोविज्ञान को शाखा पढ़े होंगे उनको पता होगा कि जो है आपको मैंने पढ़ाया है कि ये चाइल्ड का अगर मनोविज्ञान का होगा तो चाइल्ड साइकोलॉजी, असमान मनोविज्ञान ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी होता है, एनिमल साइकोलॉजी पशु विज्ञान होता है, एडल्ट साइकोलॉजी वयस्कों के लिए होता है, ठीक है। तो हम लोग को पशु के लिए पूछ रहा है, तो एनिमल साइकोलॉजी राइट आंसर होगा, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 47 नंबर प्रश्न है, क्या ज़बरदस्त प्रश्न है। देखिए, ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति याददाश्त में कमी का अनुभव करता है तो उसे क्या कहते हैं? एमनेसिया कहते हैं, स्मृति लोप कहते हैं, जो कि ऊपर अभी हम लोग देखे हैं कि स्मृति में कमी आना, ह्रास होना, एमनेसिया स्मृति लोप कहलाता है, समझ गए। एनोरेक्सिया भूख में कमी, एल्पोसिया मतलब एमनेसिया वही है, उसके बाद ये सब समझिए, समझ गए। चलिए,
नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्या शानदार प्रश्न है कि निरी विज्ञान का अध्ययन है, मतलब निरी विज्ञान का अध्ययन है तो उसे जो है हम लोग मैन, निरी विज्ञान का अध्ययन मैन है, समझ गए, आदमी है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, बुद्धि की गणना करने की पद्धति का आविष्कार किसने किया, मतलब बुद्धि का जो गणना करने वाला जो पद्धति है उसका विकास किसने किया, तो जो है आप लोग को पता होना चाहिए मैस्लो, स्टैनफोर्ड बिनेट और गिलिन एवं गिलिन ने ओबर्न ने। तो जो बुद्धि का गणना करता है उसका जो आविष्कार है वो आपका जेम्स बिनेट ने किया या स्टैनफोर्ड बिनेट ने किया, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 50 नंबर है, देखिएगा कि किसी कार्य के निष्पादन में प्रवीणता है, मतलब किसी भी कार्य के निष्पादन में प्रवीणता जो होता है उसे क्या कहते हैं, जज्बात कहते हैं, ध्यान कहते हैं, कौशल कहते हैं, अनुकूल कहते हैं। तो देखिए किसी भी कार्य को करने में अगर हमें दक्षता हासिल हो तो उसे उसका जो है स्किल कहा जाता है, कौशल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, सामाजिक व्यवस्था जिसमें लोगों का विभाजन उनके स्तर के अनुसार होता है उसे जो है क्या कहते हैं, जाति कहते हैं, और यही जो है सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, जो उसके जाति के अनुसार जो है क्या होता है, विभाजन होता है, तो यही जो है सामाजिक स्तरीकरण होता है जो जाति का हिसाब से होता है, समझ गए। तो यही सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक स्तरीकरण होता है जाति के हिसाब से, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि प्राथमिक और माध्यमिक रूप, यहाँ पे देखिएगा प्राथमिक और माध्यमिक के रूप में समूह का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। देखिए प्राथमिक समूह और माध्यमिक समूह के रूप में समूह का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, सोरोकोन के द्वारा, एच.सी. कुल्ले के द्वारा, अगस्ट कास्टे के द्वारा, मैकावे और पेज के अनुसार। तो देखिए एच.सी. कुल्ले जो थे इन्होंने ये वर्गीकृत किया कि प्राथमिक और माध्यमिक समूह माध्यमिक के रूप में समूह का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। देखिए प्राथमिक और माध्यमिक के रूप में समूहों का वर्गीकरण जो है एच.सी. कुल्ले के द्वारा किया गया, किस रूप में, प्राथमिक और माध्यमिक रूप में, समझ गए। चलिए 53 नंबर देखिएगा, कितना शानदार प्रश्न है, उत्तेजनाओं के अभाव में एक वस्तु का बोध कहा जाता है। देखिए उत्तेजना, एक्साइटमेंट के अभाव में, ठीक है, एक वस्तु का बोध कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भ्रम कहा जाता है, समझ गए। यहाँ उत्तेजना का अभाव होता है, भ्रम, भ्रम में जो होता है चीज़ें जो होता है यहाँ पे भ्रम मतलब वो चीज़ें जो है उपस्थित नहीं होता है, समझ गए, अभाव होता है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं उत्तेजना का अभाव होता है, मतलब वो जो चीज़ें हैं वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है, लेकिन जो है मन में हमें उससे वास्तविक लगता है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे है, तो ये आपका एलूजन होता है, समझ गए। जबकि विभ्रम या भ्रांतियाँ वो होता है, भ्रांति वो होता है कि चीज़ें तो उपस्थित होता है बट उसको जो है हम जो है क्या करते हैं, गलत समझ लेते हैं। जैसे रसरी को सांप मान लेना, तो रसरी तो उपस्थित है ही बट रसरी को हम सांप से पहचान कर ले रहे हैं, तो ये होता है भ्रांति, समझ गए, ये होता है हैलुसिनेशन, समझ गए। और आपका जब एलूजन होता है, जो भ्रम होता है आपका, तो जो ये आपका एलूजन मतलब होता है भ्रम कि जो चीज़ें उपस्थित हो ही नहीं वहाँ पे, लेकिन हम फिर भी मान रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे उपस्थित है। जैसे सामने भूत खड़ा नहीं है लेकिन रात में के लोग जो है रात में क्या करते हैं, सामने कुछ भी दिख गया तो समझ लेते हैं कि वो यहाँ पे तो भूत है, तो वो आपका भ्रम हो जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपका 54 नंबर यहाँ पे है कि 54 है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है। प्राथमिक समूह कौन सा नहीं है, तो देखिए श्रमिक संघ, बच्चों का समूह, पड़ोसी, परिवार, श्रमिक संघ, ठीक है। श्रमिक संघ जो है आपका प्राथमिक समूह नहीं है, बाकी जो आपका ये सब जो है आपका प्राथमिक समूह है, समझ गए। चलिए 55 नंबर यहाँ पे देखिए कितना शानदार प्रश्न है कि ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी नीड पिरामिड डैश द्वारा लिया गया था। ह्यूमैनिस्टिक जो थ्योरी है नीड पिरामिड डैश द्वारा लिया गया था, किसके द्वारा, अब्राहम मास्लो, फ्रीड, क्लोड बर्नार्ड और पाब्लो, किसके द्वारा लिया गया था ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी और नीड पिरामिड, तो ये आपका अब्राहम मास्लो के द्वारा जो है, अब्राहम मास्लो के द्वारा जो है नीड पिरामिड और ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी लिया गया, समझ गए। चलिए याद रखिएगा ना तो दिक्कत होगा, पूछ देगा कि नीड थ्योरी किसके द्वारा लिया गया था, अब्राहम मास्लो, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है। रिप्रेशन यानी सप्रेशन, दमन, डिनायल, ठीक है, मोटिवेशन, कौन सा इसमें जो है रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है। रक्षात्मक प्रक्रिया का मतलब कहा जाए तो मेंटल मैकेनिज्म, तो ये जो है आपका ये सब जो है मेंटल मैकेनिज्म आप लोग पढ़े होंगे उसके टाइप्स में, तो ये सब जो है रक्षात्मक प्रक्रिया होता है। बट जो मोटिवेशन होता है इससे जो है रक्षात्मक प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, समझ गए। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मनोविज्ञान में सिगमंड फ्रायड द्वारा दी गई विधि है बिहेवियर साइंस, कम्युनिटी मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान और साइको एनालिसिस। समझ गए। तो जो सिगमंड फ्रायड ने अपना मनोविज्ञान में जो विधि अपनाई वो आपका साइको एनालिसिस पर आधारित है। समझ गए। मानसिक विश्लेषण के आधार पर सिगमंड फ्रायड का है। समझ गए। याद रखिएगा, पूछेगा ये सब कि सिगमंड फ्रायड किस आधार पर साइकोलॉजी को विधि दिया, तो साइको एनालिसिस। समझ गए। चलिए, वह प्रक्रिया जिसमें स्वयं को भीतर से स्वयं द्वारा जांचा जाता है, वह प्रक्रिया जिसमें स्वयं को भीतर से स्वयं द्वारा जांचा जाता है, मतलब खुद से अपने अंदर से चीज़ों को जांचते हैं, वह कौन सा प्रक्रिया होता है? तो आपका होता है इंट्रोस्पेक्शन, प्रायोगिक प्रक्रिया, परीक्षण प्रक्रिया, निरीक्षण प्रक्रिया। तो इंट्रोस्पेक्शन जो होता है ये आपका खुद के भीतर खुद से जानने का, परीक्षण करने का चीज़ें होता है, इंट्रोस्पेक्शन। समझ गए। चलिए, इंट्रो मतलब अंदर, इंस्पेक्शन मतलब इंस्पेक्शन मतलब जांचना, खुद के भीतर जांचना, इंट्रोस्पेक्शन। समझ गए। फैसला लेने के सेंस ऑफ पावर को कहते हैं, मतलब फैसला लेने को सेंस ऑफ पावर कहते हैं। इसे जो हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मेमोरी, ध्यान, इच्छा शक्ति। तो जो सेंस जो आपका फैसला लेने का जो पावर होता है, सेंस ऑफ जो पावर है, उसे हम लोग विल कहते हैं, इच्छा शक्ति कहते हैं। अपना इच्छा शक्ति मजबूत होता है तभी ना हम किसी भी चीज़ में जो है क्या करते हैं, सेंस ऑफ पावर कहते हैं। समझ गए ना। चलिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा 60 नंबर प्रश्न है कि देश द्वारा उत्पादित कुल आय को कहा जाता है। देश द्वारा जो जितने भी उत्पादन किया जाता है उसके कुल आय को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, 61 नंबर प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज का। देखिए, पदानुक्रमित क्षेत्रों में समाज के विभाजन को कहा जाता है। जो पदानुक्रमित क्षेत्र होता है उसके समाज के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो उससे जो है समाज के विभाजन को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, स्तरीकरण कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। समझ गए। पदानुक्रमित क्षेत्रों में समाज के विभाजन को कहते हैं। विभाजन किस आधार पर होता है? जाति के आधार पर। और ये जो है आपका स्तरीकरण होता है जिसमें पदानुक्रमित क्षेत्रों में समाज को विभाजन किया जाता है, उसे स्तरीकरण कहते हैं। समझ गए। जाति के आधार पर। तो ये आपका 61 प्रश्न यहाँ पे था। तो लगभग 60 क्वेश्चन इससे प्लस हम लोग देख चुके हैं। मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षात्मक प्रक्रियाएं मैं पढ़ाऊंगा। वह दो तरह के होता है, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो व्यक्ति को तनाव को, चिंता को, ठीक है ना, अंतर्द्वंद को सुलझाने में काम में आता है रक्षात्मक प्रतिक्रिया। ठीक है, उसे मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं इंग्लिश में। तो उसका एक प्रकार है प्रत्याहार, विड्रॉल। विड्रॉल एक प्रकार का आपका निगेटिव टाइप का क्या है? रक्षात्मक प्रतिक्रिया है, ऋणात्मक प्रकार का। तो प्रत्याहार क्या है? यह एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है, डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके। तीसरा है मनुष्य की किसी अवस्था में वहाँ के वातावरण के प्रति जानने वाली अनुक्रिया। मेरे डियर, आप समझिए कि आप एक व्यक्ति है और आपको अपने आसपास के वातावरण के प्रति आपको जो है ज्ञात है, आप अपने वातावरण के प्रति सजग हैं, आप अपने वातावरण में जो है सभी लोगों के साथ मिलकर रह रहे हैं, तो वही व्यवहार होता है। जब कोई व्यक्ति वातावरण से सामंजस्य नहीं बैठा पाता है तो वह व्यक्ति का क्या होता है कि व्यवहार गड़बड़ होने लगता है। ठीक है, तो लोग कहता है कि इसका व्यवहार ठीक नहीं है। ठीक है ना। तो मनुष्य अपने वैसा अवस्था जहाँ वह वातावरण के प्रति ऐसा अनुक्रिया करता है उसे हम व्यवहार कहते हैं। मन में दो या दो से अधिक विरोधी प्रेरणाएं उत्पन्न होती है जिनका पूर्ति एक साथ संभव न हो कि अवस्था क्या कहलाता है। तो मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, ध्यान में दीजिए कि जब भी मन में दो या दो से अधिक ऐसे भावना, ऐसे प्रेरणा या ऐसे कोई बात हो या ऐसे कोई लक्ष्य हो जो एक ही समय पर दो तरह के सिचुएशन पैदा करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्द्वंद कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। आपको पता होगा कि एक ही तरह के एक ही समय में परस्पर दो ऐसे विरोधी, दो एक दूसरे के ऐसे विरोधी करने वाला कोई भी चीज़, चाहे आपका कोई सोच हो, चाहे कोई लक्ष्य हो, चाहे कुछ भी हो, जो दोनों एक ही समय उत्पन्न होता हो और एक दूसरे को विरोध करता हो, तो वह क्या कहलाता है? अंतर्द्वंद कहलाता है। जब आपके मन में द्वंद्व चलता है तो आप कोई भी चीज़ को निर्णय लेने में असफल रहते हैं। ठीक है ना। चलिए, पांचवा है व्यक्ति के मन की वह स्थिति या तत्परता जो किसी व्यवहार को पूरा करने एवं किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो मेरे डियर, आप लोगों को मैं मोटिवेशन पढ़ाया हूँ, उस मोटिवेशन में मैंने आपको क्या बताया कि वैसा स्थिति या ऐसा तत्परता जो किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को पूरा करने के लिए जो है करने के लिए प्रेरित करता हो, आगे की तरफ अभिप्रेरित करता हो, तो उसे प्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, वैसा चीज़, वैसा स्थिति या वैसा कोई भी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे वो मोटिवेशन होता है। ठीक है ना, मोटिवेटर होता है, प्रेरणा होता है। ठीक है ना।
छठा है कुंठा, अंतर्द्वंद एवं प्रतिबल। मेरे डियर, कुंठा, अंतर्द्वंद और प्रतिबल यानी स्ट्रेस, इसको तनाव भी कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। और ये तीनों जो होता है, इस तीनों में समायोजन गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। इस तीनों में क्या होता है, समायोजन हम नहीं बना पाते हैं और यही जो है कारण होता है कि ये तीनों उत्पन्न हो जाता है। कुंठा क्या है, आप लोग को पता है कि किसी लक्ष्य के असफलता से उत्पन्न तनाव होता है ये, ठीक है। अंतर्द्वंद क्या होता है कि दो तरह के परस्पर विरोधी भावनाएं मन में उत्पन्न होना और दोनों एक दूसरे के पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर रहता है लेकिन कोई नहीं पूर्ति हो पाता है, तो यह अंतर्द्वंद होता है। प्रतिबल स्ट्रेस होता है जो किसी असफलता के कारण किसी व्यक्ति में जो है उत्पन्न होता है, तो यह तनाव, और इन सब में जो है व्यक्ति समायोजन नहीं बना पाता है। अब आ गया सातवां, दमन क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। दमन भी एक प्रकार के रक्षात्मक प्रतिक्रिया ही है। रिप्रेशन एक प्रकार के क्या है, दमन प्रक्रिया ही है। इसको आप लोग जब आप देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डिफेंस मैकेनिज्म का प्रकार, तो पता चलेगा। आठवां है आनंद या हर्ष की परिस्थिति। मेरे डियर, चाहे आनंद हो या खुशी हो, यह कौन सा परिस्थिति होता है, तो मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ। यह एक इमोशन होता है और यह किस प्रकार की इमोशन है, तो यह पॉजिटिव इमोशन है, ठीक है। जो भी अच्छा वाला मनोभाव होगा, मन का भाव, वह पॉजिटिव टाइप का इमोशन होगा। जो गड़बड़ होगा, जैसे दुख हो गया, दर्द हो गया, ठीक है ना, रोना हो गया, चिंता हो गया, तनाव हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा ऐसा इमोशन हो गया जो ऋणात्मक है। तो ये दोनों क्या है, मनोभाव है, मन का भाव यानी इमोशन ही है, ठीक है। नौवां है उच्च कुल विवाह, उच्च पद पर नियुक्ति, उच्च पुरस्कार से प्राप्त धन से उत्पन्न स्ट्रेस कैसा होता है। मानिए किसी को उच्च कुल में विवाह हो गया, ठीक है, किसी को उच्च पद पर चला गया, किसी को उच्च जो है प्राइज मिला, किसी को उच्च प्राइज से कोई धन मिला, तो उससे व्यक्ति के अंदर कोई तनाव आता है, तो उससे हम लोग फ्रस्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ से अगर आपको सब चीज़ अच्छा है लेकिन फिर भी व्यक्ति उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि उससे भी लोगों को अच्छे चीज़ों से भी जो है कभी कभी व्यक्ति में चिंता आता है। आत्मा का ज्ञान होना मनोविज्ञान कहलाता है। किसी के आत्मा का ज्ञान यानी व्यवहार का ज्ञान होना मनोविज्ञान कहलाता है। यही चीज़ें है। 11 नंबर मेरे डियर यहाँ पे देखिएगा, एक सरल सामान्य व्यक्ति भीड़ या जुलूस का सदस्य बनकर तोड़ फोड़ व आगजनी कर बैठता है, उस किस कारण से। तो मानिए जब एक समूह में हम रहते हैं, देखते होइएगा कि जब एक जुलूस निकलता है तो देखते होइएगा कि अक्सर उसमें जो है पत्थरबाजी या झंझट हो जाता है दो पक्षों में। ऐसा क्यों होता है, इसीलिए होता है कि जो व्यक्ति होता है ना, वह समूह मनोबल के कारण अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान समझने लगता है। सोचता है कि हम तो ग्रुप में हैं, 50, 100, 500 आदमी के साथ में हैं, जुलूस में हैं, कुछ भी होगा तो सब फंसेगा या कुछ भी होगा तो सब पर लगेगा। तो इसलिए जो है उसमें के व्यक्ति जो है दंगा या तोड़फोड़ करने के लिए उतावला हो जाता है। तो एक ऐसा सरल समान व्यक्ति भीड़ या जुलूस का सदस्य बनकर तोड़ या फोड़ आगजनी कर बैठता है, तो उसे समूह मनोबल कहते हैं, ठीक है। समूह मनोबल के कारण ही वह जो है समूह में बनकर जो है तोड़ फोड़ और आगजनी कर बैठता है, ठीक है। न तो अकेला एक समान व्यक्ति जो है से संभव नहीं है कि किसी के तोड़ फोड़ और कुछ भी कर दें। बिखरा हुआ मानव समूह जिसका कोई स्थान निश्चित न हो। मेरे डियर, एक ऐसा बिखरा हुआ समूह, बिखरा हुआ का मतलब क्या होता है कि टूट फूट, ठीक है ना, मतलब ज्वाइंट नहीं है। तो ऐसा बिखरा हुआ समूह जिसका कोई स्थान निश्चित ना हो। तो मेरे डियर, जनता है मतलब पब्लिक ही एक ऐसा समूह होता है मानव का जिसका कोई स्थान नहीं होता है। पब्लिक देखिएगा तो मान के 10 दिन का मेला है, कहीं पे 10 दिन का मेला लगा है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड जुट रहा है, तो 10 दिन तक मेला है, उसके बाद वह मेला क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर वह कहीं और जाकर लगेगा, फिर वहाँ पे भीड़ होगा। तो मतलब क्या हुआ कि यह समूह बिखरा हुआ होगा, ठीक है, यह जो है अनिश्चित होता है और यह जो है समान बदलते, यह स्थान बदलते रहता है, इसका स्थान कोई निश्चित नहीं होता है। तो यह जनता का ही समूह होता है, ठीक है। 13 नंबर, केवल मानव समाज में क्या पाई जाती है। तो मेरे डियर, कल्चर, संस्कृति ही एक ऐसा आपके समाज में होता है जो यह सिर्फ और सिर्फ मानव समाज में ही पाया जाता है। क्या क्या देखते होइएगा, कोई जानवर या कोई पशु पक्षी में अपना कल्चर पाया जाता है, उसमें क्या कल्चर होता है, लेकिन हमारे मानव समाज में ही कल्चर पाया जाता है। तो केवल मानव समाज में केवल जो है केवल मानव समाज में संस्कृति ही पाया जाता है, संस्कृति और कहीं नहीं होता है, ठीक है। औपचारिकता और घनिष्ठता का अभाव कहाँ होता है। तो मेरे डियर, आप लोग को पता होना चाहिए कि घनिष्ठता और अपनापन और औपचारिकता का जो अभाव होता है वह द्वितीयक सेकेंडरी जो है सोशल ग्रुप में पाया जाता है। प्राथमिक वाला तो परिवार गांव होता है जहां पे बहुत ज़्यादा हेल मेल और जो है रिश्ता बना रहता है, लेकिन द्वितीयक समूह बड़ा होता है, इस कारण से यहाँ पे घनिष्ठता का अभाव होता है।
15 नंबर है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संस्कृति का हस्तांतरण क्या कहलाता है। जैसे आपके दादाजी से आप कुछ सीखे होंगे, आपके दादाजी से आपके पिताजी सीखे होंगे, पिताजी से आप सीखे होइएगा, तो यह क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होते रहता है, ट्रांसफ़र होते रहता है, तो यह संस्कृति विरासत ही होता है। सभी व्यक्ति को अपने अपने समाज में संस्कृति मिलता है, जो उसके पुराने रीति रिवाजों से चले आ रहा होता है उसको भी जो है नए ज़माने में भी लोग फॉलो कर रहा है, तो वह एक संस्कृति विरासत होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होते रहता है। ठीक है। परिचर्या, नर्सिंग में नर्स को सफलता के लिए ज़रूरी है रोगी के संस्कृति को जानना, कि रोगी का कल्चर क्या है। नर्स को सफलता पाना है तो उसको जो है रोगी की संस्कृति यानी कल्चर को जानना पड़ेगा, क्योंकि सब अलग अलग कल्चर के मानने वाले होते हैं। ठीक है ना। 17 नंबर देखिएगा, परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, शिक्षण संस्थान एवं अन्य संस्थाएं बनाती है समाजीकरण की सक्रिय इकाएं। मेरे डियर, चाहे परिवार हो, चाहे क्रीड़ा समूह हो, चाहे पड़ोस हो, या शिक्षण संस्थान हो, या अन्य संस्थान हो, यह समाजीकरण की सक्रिय इकाई होता है। ठीक है। यह क्या होता है, समाजीकरण की ये सब एक सक्रिय एक्टिव इकाई होता है। ठीक है। चाहे शिक्षण संस्थान हो या कोई और संस्थान हो, यह सब के सब समाज का एक सक्रिय इकाई होता है। ठीक है। 18 है, एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है। एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह, तो व्यक्तियों का समूह क्या कहलाएगा, समाज कहलाएगा। अब वो अलग की बातें हैं कि द्वितीयक सामाजिक समूह होगा कि प्राथमिक सामाजिक समूह होगा, वो तो अलग की बात है, वो संख्या पर निर्भर करता है। लेकिन जब व्यक्ति का समूह सीधा हो तो वह एक समाज होता है। एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह एक समाज होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझिए। नेक्स्ट है 19, एक ही प्रकार के व्यक्तियों के समूह का मतलब होता है कि टीम ए टीम बी। ठीक है। इसमें जितना भी सदस्य है वो सब टीम ए का ही है, टीम ए का ही मेंबर है, तो वो क्या कहलाएगा, तो टीम ए का जितना भी मेंबर होगा वह कौन सा समाज बनाएगा, तो वह ए ही प्रकार के समाज भी निर्माण करेगा, तो ए हो जाएगा। अगर बी टीम में जितना भी मेंबर है वह कोई समाज बनाएगा तो वह बी प्रकार के ही एक समाज बनाएगा। तो यही चीज़ें आप लोग समझिए। ओके। 19 से सामाजिक संबंधों के ताने बाने का प्रतीक क्या है, तो मेरे डियर सामाजिक संबंध, जैसे ही सामाजिक संबंध आ जाए समझ जाइएगा कि समाज का डिफिनीशन ही होता है कि सामाजिक संबंधों का ताने बाने यानी सामाजिक संबंधों का जाल जो होता है वही एक समाज होता है। ठीक है। चलिए, समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है यानी ताना बाना है। मानव के निवास के कारण स्वतः विकसित हो जाता है समुदाय। मानव जहाँ भी निवास करने लगता है वहाँ पर एक ऑटोमेटिक जो है समुदाय का निर्माण होने लगता है। ठीक है। कम्युनिटी का निर्माण होने लगता है। 21 नंबर है, लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से उत्पन्न हुआ है। मैं आप लोग को पर्सनालिटी बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, अगर नहीं बताया हूँगा तो आगे पढ़ाएंगे। पर्सनालिटी जो होता है वह लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, पर्सोना से लिया गया है, जिसका व्यक्तित्व होता है और इंग्लिश में इसका पर्सनालिटी कहते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी होता है पर्सोना से ही लिया गया है। ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, IQ लेवल अगर किसी को 0 से लेकर 25 से कम होता है, मतलब इसके बीच में होता है, तो उसको हम लोग जड़ बुद्धि यानी इडियट कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए कि किसी का अगर IQ लेवल इतना है तो वह इडियट होता है, जड़ बुद्धि का होता है। ओके। 23 नंबर मेरे डियर देखिएगा, यहाँ पे किसी बौद्धिक क्रिया, इंटेलिजेंस, एक्शन करने की क्षमता मानसिक युक्ति कहलाता है। कोई व्यक्ति अपने बौद्धिक क्षमताओं, बौद्धिक क्रिया करता है, मतलब अपने दिमाग का काम करता है, तो वह उसका मानसिक योग्यता ही होता है। ठीक है। किसी बौद्धिक क्रिया मतलब किसी बुद्धि का काम करने की क्षमता को मानसिक योग्यता ही कहते हैं। जब कोई व्यक्ति का मानसिक योग्यता ठीक रहेगा तब ना वो अपने बुद्धि से काम कर पाएगा, तो यही मानसिक योग्यता होता है। ठीक है ना। चलिए, मानसिक योग्यता या मानसिक स्वास्थ्य भी उसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। कैटिल द्वारा वर्णित शील गुण, ट्रेट्स, मतलब डियर जो कैटिल थे इन्होंने व्यक्तित्व के क्षेत्र में, पर्सनालिटी के क्षेत्र में इन्होंने ट्रेट दिया, और ट्रेट मतलब होता है शील गुण, और इन्होंने कुल 171 टाइप्स के जो है व्यक्तित्व को बारे में बताया कि व्यक्तित्व में 171 टाइप के शील गुण होते हैं, और यही जो है हमारा कैटिल का ट्रेट कहलाता है। 25 नंबर है, भारतीय दर्शन के अनुसार सात्विक व राजसी व्यक्तित्व के अलावा तीसरा व्यक्ति कौन है। मेरे डियर, भारतीय दर्शन के अनुसार एक सात्विक है, एक राजसी है और एक तामसी व्यक्ति होता है। तीसरा कौन सा है, तामसी व्यक्ति, याद रखिएगा। 26 नंबर है, यह बहुत बार पूछा जा चुका है, यह फार्मूला IQ लेवल निकालने का। ठीक है ना। तो IQ लेवल निकालने का फार्मूला पूछेगा, बुद्धि लब्धि इसको कहते हैं, इंटेलिजेंस क्विटेंट, बुद्धि लब्धि। तो इसका जो फार्मूला होता है मेंटल एज, ठीक है ना, मेंटल एज बटा में एक्चुअल एज, ठीक है, एक्चुअल एज और इनटू में होता है 100। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मानसिक आयु बटा में शारीरिक आयु और इनटू में 100, यही होता है IQ लेवल। ओके। चलिए,
11 माह से 3 वर्ष की आयु क्या कहलाता है? मेरे डियर आप लोग को पता होना चाहिए 11 माह से यानी सीधा कहिए 1 से 3 वर्ष की आयु क्या कहलाता है? यह प्रारंभिक बाल अवस्था होता है, ठीक है, यह प्रारंभिक बाल अवस्था होता है, याद रखिएगा। ओके, 28 नंबर का है वह समूह जिसमें हीन बुद्धि, मोरोन, मूढ़ इम्बेसिल एंड जड़ बुद्धि इडियट्स वाले लोग होते हैं। मेरे डियर ये सब हीन बुद्धि का या मूढ़ बुद्धि का या जड़ बुद्धि का जो व्यक्ति जिस समूह में रहते हैं उसे मानसिक पिछड़ापन कहा जाता है। मानसिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति मानसिक पिछड़ापन होता है, ठीक है। व्यक्तित्व पर्सनालिटी का विकास 5 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। यह फॉरम के अनुसार जो है कहा गया है, यहाँ पे डबल एम होगा, ठीक है, यहाँ पे डबल एम होगा। तो इरिक फॉरम जो थे, इरिक फॉरम ने कहा कि व्यक्तित्व का विकास जो है 5 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। तो इरिक फॉरम का यह जो है थ्योरी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तित्व की वह अस्थायी विशेषता जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में लगभग एक सा होता है। मतलब जो ऊपर आप सील गुण देखे हैं ना, 171 टाइप का सील गुण कैटल के अनुसार, तो इसी में जो पर्सनालिटी होता है, एक पर्सनालिटी का एक ऐसा परमानेंट कैरेक्टरिस्ट है जो व्यक्ति उसी स्थिति में जो है एक सा जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। मतलब किसी परिस्थिति में वह समान जो है व्यवहार प्रदर्शित करता है, वही जो है सीलगुण कहलाता है, ट्रेट्स कहलाता है, ठीक है। और ट्रेट्स किसका पार्ट है? तो पर्सनालिटी का, ठीक है ना, याद रखिएगा। ट्रेट्स किसका पार्ट है? पर्सनालिटी का जो है पार्ट है हमारा ट्रेट, ठीक है। ट्रेट के मतलब क्या होता है? सीलगुण। ओके, और सीलगुण में होता यह है कि चाहे परिस्थिति कोई भी हो, व्यक्ति एक ही व्यवहार, एक ही जैसे व्यवहार जो है दर्शाता है, तो वह व्यक्तित्व का अस्थायी विशेषता होता है और यह एक सीलगुण होता है। ओके, 31 नंबर है इंद्रिय ज्ञान यानी परसेप्शन। इंद्रिय ज्ञान का मतलब क्या होता है? परसेप्शन। इंद्रिय ज्ञान मतलब आप सूंघने टेस्ट को पहचान रहे हैं, किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो उसको पहचान पा रहे हैं, सुन रहे हैं तो आवाज़ के चीज़ों को पहचान पा रहे हैं, तो ये सब इंद्रिय ज्ञान होता है, ठीक है। और यही परसेप्शन होता है। किसी भी चीज़ के बारे में आपके अंदर अगर ज्ञान हो जाता है, आप जान जा रहे हैं, समझ जा रहे हैं, तो वही परसेप्शन होता है, ठीक है। तो यही देखिए इंद्रिय ज्ञान परसेप्शन द्वारा कुछ निश्चित उद्दीपकों को दिए समय में अपनी चेतना में लाना। देखिए इंद्रिय ज्ञान द्वारा मतलब हम अपने किसी भी इंद्रिय ज्ञान, चाहे नाक हो, आँख हो, कान हो, कुछ भी हो, ये सब इंद्रिय ही हैं। और इसके ज्ञान द्वारा अगर हम कोई भी चीज़ को अपने चेतना स्तर कॉन्शियस क्षेत्र में लाते हैं तो उसको हम लोग ध्यान कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ें जो है हम उसको अपने इंद्रिय ज्ञान के जरिए अपने कॉन्शियस क्षेत्र में लाते हैं तो उसे ध्यान ही कहते हैं, ठीक है। चलिए 32 नंबर है वह ध्यान जो उद्दीपक से संबंधित विचारों पर केंद्रित है। मेरे डियर वह ध्यान जो एस्टुमुलेट का मतलब क्या होता है? एस्टुमुलेट के मतलब होता है कोई वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई चीज़, कोई स्थिति, ठीक है ना, जो वह ध्यान जो उद्दीपक से संबंधित विचारों पर केंद्रित होता हो। तो उद्दीपक जो एस्टिमुलेट कोई वस्तु है इसके विचार पर केंद्रित होगा तो उसके हम विचारात्मक ध्यान कहेंगे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा व्यक्ति यदि समस्या समाधान के लिए यदि प्रयत्न एवं भूल का सहारा लेता है तो इसे क्या कहते हैं? मेरे डियर कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने समस्या को समाधान के लिए, प्रॉब्लम सोल्विंग के लिए वह ऐसा प्रयत्न करे कि वह भूलने का सहारा लेता हो, ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज़ को भूल कर किसी भी चीज़ को जो है समस्या को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करता हो तो उसे हम लोग यादृच्छिक अन्वेषण समस्या समाधान कहते हैं, ठीक है। यह एक समस्या समाधान का प्रकार है। ओके, 34 नंबर है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन को हम लोग प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना, कि वह प्रक्रिया जिससे उद्दीपक का अर्थ स्पष्ट होता हो। मतलब प्रत्यक्षीकरण की एक ऐसा प्रक्रिया जिससे उद्दीपक का अर्थ मतलब सामने वाला वस्तु जो आपके सामने है उसके बारे में आप अर्थ को स्पष्ट कर पाते हैं तो उसे एकीकरण प्रक्रिया कहते हैं। एकीकरण प्रक्रिया के जरिए आप किसी भी उद्दीपक का अर्थ स्पष्ट कर पाते हैं, ठीक है। 35 नंबर है रुचि का मतलब इंटरेस्ट, आदत, सामाजिक प्रेरणा, निर्धारण के व्यक्तिगत कारण है। क्या है? देखिए आपके अंदर रुचि कैसा है, हैबिट क्या है, सामाजिक आपके अंदर प्रेरणा कैसे बन रहा है, तो इसके निर्धारण के व्यक्तिगत कारक कौन सा है? ध्यान। जैसा आप ध्यान लगाएंगे, जैसा आपका रुचि होगा, जैसा आपका आदत होगा, जैसे आपको सामाजिक प्रेरणा मिलेगा, वैसा ही आपका ध्यान जो है किसी भी चीज़ पर उतना ही प्रभावी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान जो है आपको ये सब निर्धारित करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ध्यान को निर्धारित करता है। उद्दीपक एस्टिमुलेट्स को चेतना में केंद्र में स्थापित करना। देखिए कोई भी वस्तु, कोई भी एस्टिमुलेट हो, उसे आप चेतना के केंद्र में लाते हैं तो वह ध्यान के जरिए ही लाते हैं। तो जैसे ही कहीं भी आपसे पूछ ले कि एस्टिमुलेट है, उसके हम कॉन्शियस क्षेत्र में लाकर स्थापित कर रहे हैं, किसके जरिए? तो ध्यान के जरिए। ध्यान के जरिए हम एस्टिमुलेट यानी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ को अपने माइंड के कॉन्शियस क्षेत्र में लाते हैं, ठीक है, स्थापित करते हैं। 37 नंबर है अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की योग्यता। क्या है? अमूर्त चिंतन एक बुद्धि की योग्यता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति के अंदर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन है तो वह उसके बुद्धि का एक योग्यता होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 38 नंबर चित्त भ्रम, हेलुसिनेशन प्रकार के प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन दोष में अनुपस्थित होता है उद्दीपक। मेरे डियर
आप लोग को मैं बताता हूँ, दो चीज़ें होता है, एक होता है एलूजन होता है और एक हेलुसिनेशन होता है। एक होता है भ्रम और एक होता है चित्त भ्रम यानी विभ्रम। तो अगर आप कहीं भी हेलुसिनेशन देखिएगा, अगर आपको हिंदी में कन्फ्यूजन होता हो तो इंग्लिश को देखिएगा, हेलुसिनेशन और एलूजन, ठीक है, एलूजन। अगर आप इसको देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि हेलुसिनेशन में अगर किसी व्यक्ति को होगा, दोनों में भ्रम ही, दोनों में, चाहे वो आपका भ्रम है चाहे वो आपका विभ्रम है, दोनों में भ्रम ही होता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में अगर भ्रम अगर हेलुसिनेशन में होगा तो उसमें वह चीज़ अनुपस्थित होता है। जैसे मानिए सामने अंधेरा में निकले, टहलने निकले, ठीक है, और सामने जो है हमें क्या हुआ, हमें ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा भ्रम हो रहा है कि हमें लग रहा है सामने भूत खड़ा है, लेकिन ऐसा रियलिटी कुछ नहीं है। हमें लग रहा है कि भूत खड़ा है लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ है भी नहीं। तो क्या हो गया कि हमें क्या लग रहा है कि कोई चीज़ उपस्थित, रियलिटी ये है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ उपस्थित है नहीं, मतलब कोई भी स्टिमुलेट जो है नहीं, लेकिन हमें अनुभव हो रहा है, हमें ये भ्रम हो रहा है कि कोई चीज़ उपस्थित है, मतलब एक गलत धारणा, ठीक है ना। तो वो हो जाता है हमारा हेलुसिनेशन। लेकिन एलूजन में होता यह है, भ्रम में, कि कोई ना कोई चीज़ उपस्थित होता है, ये बात सत्य है कि कोई ना कोई चीज़ होता है, बट उसका गलत पहचान करते हैं, ठीक है, उसका गलत जो है पहचान कर लेते हैं। मतलब वहाँ पे कोई एक चीज़ उपस्थित जरूर है लेकिन उसका गलत पहचान करते हैं। जैसे चल रहे हैं रोड पर, कुछ दूर हम इधरे हैं, रोड पर रस्सी जो होता है वह पड़ा हुआ है, इधर उधर लपेटा हुआ, तो हमें कुछ दूर पहले से ही लग गया कि कहीं वो तो सांप तो नहीं है, हमें मन में सांप का डर सताने लगा, सांप का भ्रम आने लगा। जबकि रियलिटी क्या है कि है तो कोई चीज़ जरूर उपस्थित, लेकिन वह सांप नहीं, वह रस्सी है, ठीक है। इसी प्रकार से अंधेरे में पेड़ है, सामने पेड़ है, लेकिन हमें लग रहा है कि वह भूत है, मतलब पेड़ तो उपस्थित है, कोई ना कोई चीज़ एक तो उपस्थित है, बट उसका हम गलत जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यह भी जो है हमारा भ्रम होता है। तो दोनों में माइनर डिफरेंस है। हेलुसिनेशन में चीज़ें अनुपस्थित होता है, जबकि एलूजन में चीज़ें उपस्थित होता है लेकिन गलत पहचान करते हैं, ठीक है। तो यही उद्दीपक, दोनों में उद्दीपक जो होता है रोल होता है। हेलुसिनेशन में उद्दीपक उपस्थित नहीं होता है, जबकि एलूजन में उपस्थित होता है लेकिन गलत पहचान करते हैं, ठीक है। चलिए 39 नंबर का है रस्सी को सांप समझना। वही चीज़ है, मैंने बताया कि रस्सी को सांप समझना भ्रम में होता है, एलूजन में होता है। अभी मैंने एग्जाम्पल पे बताया, ठीक है ना। वह मानसिक प्रक्रिया जिससे किसी वस्तु या स्थिति का तात्कालिक ज्ञान केंद्रियों द्वारा होता है, क्या कहलाता है। तो अगर आपको किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको ज्ञान होता है तो वह परसेप्शन के जरिए, प्रत्यक्षीकरण के जरिए, ठीक है, वह मानसिक प्रक्रिया। और परसेप्शन क्या है, एक मेंटल प्रोसेस, एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे किसी वस्तु या स्थिति का तत्कालिक, मतलब उसी क्षण हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वह प्रत्यक्षीकरण के जरिए ही, ठीक है। तो परसेप्शन आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पता चलेगा आपको। 11 है कोयला, खनिज तेल, बायोगैस, से सब क्या है, परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है, आप लोग को पता होना चाहिए। 42 नंबर है राष्ट्र द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है, नेशनल इनकम होता है, ठीक है। 43 है घरेलू जीडीपी एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी द्वारा प्रभावित होता है राष्ट्रीय आय। अगर ए और ये कोई भी घटेगा तो राष्ट्रीय आय भी प्रभावित होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ को समझना चाहिए। 43 है वह पत्रक जो परिवार की आय व व्यय को दर्शाता है, वह पारिवारिक बजट कहलाता है। परिवार में भी बजट तय होता है, ठीक है, भले आपको या किसी और में नहीं होता हो, लेकिन अच्छे फैमिली जो है अपने साल भर के खर्च का ब्यौरा तैयार करके रखता है। तो वह पत्रक जो परिवार की आय तथा व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर को दर्शाता है, वह पारिवारिक बजट कहलाता है। ओके, 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे व्यक्तियों की संख्या क्या दर्शाता है। तो मेरे डियर आप लोग को पता होगा कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं। तो जितना 1 किलोमीटर में जितना भी व्यक्ति रहता है वही जो है उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो यह जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। ओके, 46 नंबर है, देखिएगा विशेष नाम का सामाजिक समूह जिसके सदस्य उसी में उत्पन्न होते हैं और उनमें बाहर विवाह करना निषेध होता है। देखिए, जैसे आप जिस भी कास्ट में, जिस भी जाति में जन्म लेते हैं, तो क्या आपको परिवार या कोई समाज जो है आपको यह आज़ादी देता है कि आप किसी दूसरे शादी में जाकर आराम से शादी कर सकते हैं। आपको अगर किसी दूसरे जाति से, दूसरे धर्म से प्रेम हो गया तो शादी करने के लिए समाज और परिवार के खिलाफ में जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, एक्चुअली परिवार अपने बच्चे के खिलाफ में नहीं जाते हैं, बच्चे के पसंद के साथ ही रहते हैं, लेकिन परिवार का मजबूरी रहता है, चूँकि उनको रहना उसी समाज में है। तो समाज के लोग जो है बोल के ताने बाने, विभिन्न प्रकार के बुराई हनाई खोजने लगते हैं। इसलिए जो है क्या करते हैं कि परिवार भी वहाँ पर आपका साथ नहीं देते हैं, ठीक है, ये बातें होती है। तो एक विशेष नाम का सामाजिक समूह, विशेष नाम का मतलब आप किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में आप जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद आप उस सदस्य हो जाते हैं उस समाज का, ठीक है। तो ऐसे में आप किसी बाहरी समाज से अगर आप शादी करना चाहते हैं तो नहीं होता है, यह निषेध होता है, ठीक है, और वह जाति ही होता है। समझ गए? चलिए, तो ये चीज़ समझ गए। ओके,
ऐसा समूह जो जन्मजात शारीरिक लक्षणों के कारण दूसरों से भिन्न होते हैं। मेरे डियर आप लोग देखते होइएगा कि अलग अलग जनजाति प्रजाति के लोग जो है पाए जाते हैं और सब का जो है शारीरिक संरचना अलग अलग होता है, लक्षण अलग होता है। जैसे देखिएगा कि जो इंडिया में जो सामान्य लोग होते हैं उसका संरचना अलग होता है, आदिवासी होंगे उसका देखते होइएगा कि पहनावा उढ़ावा उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, अफ्रीका में चल जाइएगा तो उसका शारीरिक ढांचा अलग हो जाता है। तो ऐसा समूह जो जन्मजात शारीरिक लक्षणों के कारण दूसरों से भिन्न होते हैं, मतलब यहाँ पे शारीरिक लक्षणों के कारण भिन्न होते हैं, वह प्रजाति होता है, एरेसेज होता है। ठीक है। सिर देखिए, सिर, नाक, खोपड़ी की बनावट, कद, रक्त समूह, त्वचा व आँखों का रंग, केशों की रचना एवं भाषा, आँखों की बनावट, होठ, टूढ़ी आदि लक्षणों से पहचानते हैं प्रजाति को। ठीक है। ये सब देखते होइएगा कि बाल जो होता है, देखते होइएगा कि जो अफ्रीकन लोग होते हैं, अफ्रीका में बहुत सारे प्रजाति हैं, देखते हो उसका केस एकदम सर से चिपटा हुआ रहता है, होता है ना। या वेस्ट इंडीज के देखिएगा खिलाड़ी सबको। उसके बाद 49 नंबर है, स्वास्थ्य सेवा की आधारभूत इकाई क्या है? परिवार है। स्वास्थ्य सेवा अगर है लेकिन परिवार अगर नहीं लाभ लेगा तो कहाँ से हो पाएगा? तो इसीलिए दहेज, बाल विवाह, विवाह विच्छेद, अविवाह मातृत्व, यौन स्वच्छता, अविवाहित दंपति आदि संबंधी है विवाह से। मेरे डियर इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका संबंध जो है विवाह से नहीं हो, ये सब का संबंध जो है विवाह से होता है, तो इसीलिए इसका संबंध विवाह है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने 50 वर्ड यहाँ पे 50 प्रश्न को समझाया। बहुत लोग होंगे जो कॉन्शियस होकर रियल में अच्छे से समझे होंगे, तो उनको बहुत चीज़ कम से कम तो 50 वर्ड समझ में आया होगा। और ये 50 वर्ड समझ गए तो समझिए आपका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का बहुत सारे वर्ड को आप समझ गए, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले समय में ऑब्जेक्टिव्स में बहुत मदद करेगा।